हेलो स्टूडेंट्स। डीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स मैकेनिक्स के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स के रेंज में इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएससी मैकेनिक्स के यूनिट नंबर 2 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि बहुत प्रोबेबल होता है पेपर में क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होता है। इससे पहले के क्लास में मैंने यूनिट 1 से एक दो टॉपिक को लेके एक वीडियो आपको डिलीवर किया है, जिससे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। तो आज यूनिट नंबर 2 से एक सेक्शन में उठा रहा हूँ। ऐसे ही करते करते हर यूनिट से हम कम से कम एक एक उन सेक्शंस के बारे में पहले अपन जान लेंगे जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस 100% होते हैं। उन उन टॉपिक्स को पहले करेंगे एंड देन अगर टाइम सफिशिएंट होता है देन अपन फिर से यूनिट 1 2 3 के चीज़ों को और जो बचे हुए चीज़ों को अपन उसको देखेंगे। तो मेन टारगेट तो वो है कि जो टॉपिक्स जनरली इस मैकेनिक्स के पेपर में, मैथ्स के पेपर यूनिवर्सिटी वाले पूछते हैं, उसको पहले कवर किया जाए और जो लेंदी ना हो और जो स्टूडेंट्स को भी अंडरस्टैंड करने में उतना ही रिवॉर्ड देने वाला टॉपिक रहे। जितना वो मेहनत करे उतने कम समय में आपको उतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर में मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये पेपर लेंदी है, बहुत सारा इसमें विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट होता है उस तरह से। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें यूनिट नंबर 2 का जो हमारा टाइटल है वो छोटा सा सिलेबस है कहने के लिए तो, बट लेंदी और कॉम्प्लेक्स एक तरह से कहा जा सके कि आपको बोझिल सा लगेगा, इस तरह का टॉपिक है। तो देखा जाए तो चैप्टर 3 है, वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक कैटेनरी नाम का चैप्टर है। तो इन तीनों चैप्टर से मिला के पार्टीशन कर करके क्वेश्चंस आते हैं, अथवा में रहते हैं। आपको पता है कि बड़े मार्क्स का क्वेश्चन 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो अथवा में रहता है। तो कल्पित कार्य एक चैप्टर है, एक स्थायी अस्थायी साम्य अवस्था है। ये दोनों चैप्टर बहुत ही लेंदी होते हैं, विजुअलाइजेशन पे काम करते हैं। और एक चैप्टर इसमें स्कोरिंग जैसा बोल सकते हैं, जिसका नाम है कैटनरी। तो कैटनरी एक टाइप का मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में अपन आज की क्लास में पूरा पूरा इस कैटनरी को कवर करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% इस मैकेनिक्स के पेपर में आता है, चाहे वो इसके बेसिक इक्वेशंस के बारे में हो, चाहे वो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हो, या फिर कुछ बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जिसको यूनिवर्सिटी बार बार रिपीट करते रहता है। उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, तो आज की क्लास में मैं कैटनरी को कवर करने वाला हूँ। कहाँ से? यूनिट नंबर 2 से लेके। तो मेरे यूनिट नंबर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक के रेंज में मैंने कैटनरी को रखा है, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने वाला है। और ये कम इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है, एक तरह से आपको कम मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपको स्मार्टली कुछ चीज़ों को याद करते हुए चलना है और आसानी से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इसके इस एग्जाम ओरिएंटेड क्लास को, कि कैटनरी क्या होता है और उसके बारे में बेसिक डेफिनेशंस वगैरह क्या है। तो क्वेश्चन आंसर मैनर में ही मैं इसको डिफाइन करूंगा। ठीक, तो उस आधार पे अगर किस तरह से क्वेश्चन आता है उसके आधार पे, तो सबसे पहले आपको हम तो ये जानेंगे कि कैटनरी होता क्या है और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से समझ के आता है कि सामान्य रूप से जो कैटनरी का नैज समीकरण ज्ञात कीजिए। एक तो ये अपने आप में क्वेश्चन है ही, ठीक, कि टू फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटनरी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैटनरी किस तरह के आकार को, किस तरह के सिचुएशन को, किस तरह के मैथमेटिकल और फिजिकल सिचुएशन को कहा जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा समझिए कि कैटनरी बोलेंगे किसको। सिंपल सा कंसेप्ट है कि यदि आप एक भारी एक समान डोरी या चेन को, मतलब यूनिफॉर्मली जिसका लेंथ हो, यूनिफॉर्मली जिसका वेट हो, उस तरह का कोई डोरी या चेन, या जो टावर लाइन की जो तारे आप देखते हैं, जो दो टावरों के बीच में जो तारे बंधी हुई हैं, तो उनके मध्य में गुरुत्व के कारण थोड़ा सा झुकाव होता है, झोल सा होता है, उसको बोलते हैं ना कि वो तनी एकदम स्ट्रेट तनी हुई अवस्था में नहीं होती है। दो पोल के बीच में अगर हम लोग जो तारों को खींच के बांधते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बीचों बीच झुकाव होता है। तो ये जो झुकी हुई आकृति है, उसका जो निम्नतम बिंदु होता है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, जैसे ये पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी के बीच में एक वजनदार किसी तरह के चैन या धातु के तार को अगर आपने बांधा है, तो उसमें गुरुत्व के कारण उसका भार इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नीचे की ओर इफेक्ट करेगा। तो ये जो आकृति बन के आती है उसे ही कैटनरी कहते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है परिभाषा कि यदि एक भारी एक समान डोरी या चैन को दो बिंदुओं से जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर हो, मतलब ये भी इस पॉइंट पर है और ये भी इस पॉइंट पर है, रेखा हो, तो स्वतंत्रता पूर्वक अगर वो लटकी हुई है वो डोरी या जो चैन है आपकी, तो वक्र का वह सिरा जहां पे गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के अधीन लटकता है, एक कैटनरी कहलाता है। मतलब वक्र का वह सिरा, ये वाला सिरा जो गुरुत्व के कारण नीचे की ओर ऐसा लटकता है, उसे ही हम लोग क्या नाम बोलते हैं? कैटनरी के नाम से जाना जाता है।
ठीक। अब इसी में हमको जो हमारे सिलेबस में यहाँ पे पढ़ना है वो कॉमन कैटनरी होता है। तो कॉमन कैटनरी का क्या परिभाषा है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है कि वो आइडियल लेंथ और मास होता है, मतलब उसकी लंबाई और द्रव्यमान मास सब एक टाइप के होते हैं सभी जगह पे। उसकी जितनी लंबाई है ओवर द लेंथ उसका सारा चीज आइडियली लेंथ और मास डिफाइन होता है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म कैटनरी या फिर कॉमन कैटनरी कह दिया जाता है। तो हमको इसी टाइप के स्ट्रक्चर के लिए भी और बाकी चीजें क्या क्या आती हैं वो हम जब इसके डेफिनेशन पोर्शन पे जाएंगे तो जानेंगे। अभी आपको सिंपल तरीके से ये जान लिया कि भाई दो पॉइंट अगर आपके पास हैं और उन पॉइंट के बीच में अगर किसी टाइप का तार, वजनदार तार इस तरह से अगर बंधा हुआ है, इस तरह से बंधा है ना, तो ये जो बीच का ये वाला पोर्शन है जो कि गुरुत्व के कारण झुकाव वाला रहता है, उसी आकृति को दो बिंदुओं से बंधे हुए और इस झुकाव आकृति को हम लोग कैटनरी कहते हैं। इसका सिंपल उदाहरण टावर लाइन की जो तारें होती हैं, बड़े टावर लाइन की ना, जो एकदम स्ट्रेट तनी हुई नहीं होती हैं, जिसके बीच में थोड़ा सा झुकाव होता है, उसे ही आप कैटनरी बोल सकते हैं। टेलीग्राफ तार भी कहा जाता था, इसके एडवांस वर्जन को टेलीग्राफ वायर कहा जाता है, वो आपके सिलेबस से हट चुका है, वो नहीं है, आपको सिर्फ कैटनरी के बारे में पढ़ना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, कैटनरी का आप क्या समझते हैं, कैटनरी का नैज समीकरण ज्ञात कीजिए, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटनरी। तो पहले मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के ऊपर बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ इसको याद करके भी चलना रहेगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज आपको करना पड़ेगा। तो चलिए चालू करते हैं। चित्र को जिस तरीके से आप समझेंगे, जितना विजुअलाइज करेंगे उतना इजी आपको ये पड़ेगा। कुछ कुछ टर्म्स जो आएंगे वो पूरे शुरू से लेके आखिरी तक इस चैप्टर में सेम तरीके से यूज होने वाले हैं, तो आप बड़े ध्यान से उसको रखिएगा। मैं पहले रफली डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसको वर्डिंग में कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बिंदु ए से बी के बीच एक जो डोरी या तार को इस तरह से बांधा गया है, तो ए सी बी जो है आपकी कैटनरी है। ए सी बी आपकी ये कैटनरी है। तो गुरुत्व का अधिकतम झुकाव या झोल ये बिंदु नंबर सी से होकर जा रहा है। जो इस बिंदु सी से इसका जो भार है इस पर्टिकुलर कैटनरी का, वो नीचे की ओर वर्क करेगा। मान लेते हैं हम लोग कैटनरी के इस हिस्से ए से सी तक का हिस्सा ये वाला और बी से सी तक का हिस्सा ये वाला। तो ए से सी तक के हिस्से में हम लोग कोई पॉइंट पी अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर ए से सी तक के हिस्से में कोई पॉइंट पी अगर हम लोग लेते हैं और हम वहां पे देखना चाहते हैं कि कितना टेंशन फोर्स लग रहा है या उस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर कितना बल लग रहा है, तो वो एक कैटनरी के एक स्पेसिफिक भाग की वजह से लगेगा। ठीक, वहां पर जो स्पर्श रेखा के अनुदिश से टेंशन बल काम करेगा वो उसको टी से डिनोट करेंगे। और हम लोग इस पॉइंट नंबर सी को आगे बढ़ाते हुए एक ओरिजिन डिफाइन करते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। जहां पर ये निम्नतम बिंदु होता है कैटनरी का, उसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और जो मूल बिंदु होता है, यहाँ पर जो मूल बिंदु है, वहां से इस कैपिटल सी के बीच की दूरी को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। यहाँ लिख भी दिया हूं मैंने स्मॉल सी। तो इस तरह से अगर आप देखें कि इस कैपिटल सी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो चूंकि ये वाई अक्ष पर है तो एक्स निर्देशांक 0 और वाई निर्देशांक कितना होगा, तो स्मॉल सी हाइट पर है, तो ये स्मॉल सी, तो इसलिए सी का कोऑर्डिनेट 0 और सी होगा। ये जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के साथ मान लेते हैं साई कोण पर, यहाँ पे स्पेसिफिक इसका वर्ड एंगल को साई से डिनोट किया जाता है। तो साई एंगल पर अगर वो झुका हुआ है तो इस तरह से स्पर्श रेखा खींचते हुए इस डायरेक्शन में ये भी एंगल आपको, ये भी एंगल साइन मिलेगा। इस पे और आगे आऊंगा मैं आगे चल के ना। और ये जो हिस्सा है ये चाप कहलाता है। चाप मतलब जो उसका छोटा सेगमेंट होगा इस कैटनरी के किसी पर्टिकुलर पार्ट का। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है स्मॉल एस है, तो इसका जो वजन है, इकाई द्रव्यमान है, वो W इंटू एस गुना होगा, क्योंकि छोटे से भाग का ले रहे हो। अगर पूरे कैटनरी का भार यदि W है तो इस छोटे से एरिया का भार कितना होगा, S गुना इतना। ठीक, और यहाँ पर जो भी स्लोप अपन कैलकुलेट करेंगे उसको dy/dx से अपन डिनोट करेंगे, आगे और इसको समझाते जाऊंगा मैं। तो सबसे पहले चलिए, आप जब इसको इंट्रिंसिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो डायग्राम के अनुसार ACB एक यूनिफॉर्म डोरी या चैन है, बिंदु C के से गुरुत्व के अधीन यह कैटनरी की आकृति प्राप्त कर लेता है, जो कि इस प्रकार है। किस प्रकार, चैन के हिस्से CA में एक बिंदु P हम लोग इस प्रकार लेते हैं कि इस वक्र से बनाया गया चाप क्या है, S है आपका। तो C से P तक की दूरी, ये वाला जो चाप है छोटा, वो उसको क्या डिफाइन कर दिए, स्मॉल s। ये स्मॉल s है ना। चैन के एकांक लंबाई का भार यदि W हो तो इस CP भाग का भार कितना होगा, WS होगा। और यही भार नीचे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे की दिशा में क्या करेगा, काम करेगा। तो ये डायरेक्शन हमने दे दिया है, ये WS ऐसे काम कर रहा है। अब साम्य अवस्था में, अगर डोरी साम्य अवस्था में टिकी हुई है, ऐसे झोल को प्राप्त करते हुए टिकी हुई है, तो कौन कौन से बल उसमें काम करते हैं, इस चीज को आपको समझना है, उस चीज की एनालाइज करना है। तो देखो, बिंदु B और A से वो बंधा हुआ है, तो जहां जहां बंधा है उस दिशा में एक तनाव बल लगेगा।
और चूंकि गुरुत्व उसको नीचे की ओर खींच रहा है, इस तरह से खींच रहा है, इसलिए इस दिशा से भी एक तनाव बल लगेगा। यदि पॉइंट नंबर सी इसके लिए एक निम्नतम बिंदु है, तो इस दिशा में एक स्पर्शीय दिशा में एक टेंशन फोर्स इसके आकार को बनाए रखने के लिए टी नॉट इस दिशा में काम करेगा। और बिंदु ए से चूंकि यह टाइटली बंधा हुआ है, तो एक साई एंगल पर एक टेंशन फोर्स इस खूंटी की ओर, इस ऊपर डायरेक्शन में काम करेगा, जिसको कैपिटल टी बोल दिए हैं। ठीक, तो साम्य अवस्था में कौन कौन से बल काम कर रहे हैं उसको डायग्राम वाइज अपन यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, उसको लिखेंगे। देखिए क्या क्या चीज है। तो भाई कौन कौन सा बल काम कर रहा है। एक बल कौन सा है, निम्नतम बिंदु सी पर तनाव बल टी नॉट क्षैतिज दिशा में क्रियाशील है। ठीक, कौन सा बल की बात कर रहा है, जो कैटनरी है ऐसा, उसका पॉइंट नंबर सी यहाँ पर है, तो उसके निम्नतम बिंदु पर साम्य अवस्था को मेंटेन करने के लिए, इसके आकार को मेंटेन करने के लिए एक टी नॉट काम कर रहा है, उसकी बात हो गई, ये वाली हो गई। बिंदु P पर तनाव T बिंदु P से स्पर्श रेखा के अनुदिश x अक्ष से साई कोण बनाते हुए क्रियाशील है। इस भाग पर यदि आपने कोई पॉइंट P लिया है, तो उसका स्पर्श रेखा इस तरह से जो यहाँ पर गुजरने वाले या यहाँ से गुजरने वाले x अक्ष के साथ कितने एंगल पर है, साई एंगल पर बनाते हुए एक बल ये काम कर रहा है, जो कि वो क्या है, कैपिटल T है। चेन का हिस्सा जो C से P, ये C है, और यहाँ से यहाँ तक जिसके लिए चाप आप बनाए थे, चेन का हिस्सा ये CP जो है, उसका जो भार है नीचे गुरुत्व की ओर काम करेगा, जिसका मान ओमेगा एस के बराबर रहेगा। सॉरी, ओमेगा नहीं, डब्ल्यू एस। वो डब्ल्यू क्या है, उसका भार है। तो डब्ल्यू एस भार का CP का जो भार है वो नीचे गुरुत्व के अधीन आपका क्या करेगा, काम करेगा। अब साम्य अवस्था की स्थिति में कौन कौन सा भार कौन कौन से एरिया के अनुसार वियोजित रहेगा उसको समझेंगे। हाँ, तो ये वाला जो टेंशन फोर्स है, टी फोर्स, ये वाला फोर्स, ये कितने एंगल पर है, साई एंगल पर है। तो साई एंगल के साथ ये टेंशन फोर्स काम कर रहा है, इसलिए इसको दोनों ही डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और वो किसको किसको तुल्य करेगा, तो देखिए ये जो टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, इसका दो भाग है, एक आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट रहेगा और एक आपका वर्टिकल पार्ट रहेगा। तो इस टेंशन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे टी कॉस साइन। वो किसको साम्य अवस्था में किसको संतुलित कर रहा है, इसको संतुलित कर रहा है, इसके बराबर। ठीक, इसका टी का ये वाला घटक, तो इसको इसके बराबर है करके समीकरण एक मिल गया आपको। ये देखिए कि टी कॉस साइन, मतलब इस बल को जो क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिशा में हम क्या करते हैं, वियोजित करने पर, तो टी कॉस साइन इस पर्टिकुलर टेंशन फोर्स का हॉरिजॉन्टल घटक इसके साथ आपके साम्य अवस्था को बनाएगा, तो टी नॉट के बराबर होगा। सिमिलरली इस टी का जो वर्टिकल घटक होगा, वर्टिकल घटक कैसे लिखेंगे, टी साइन साइन। ठीक, जो ऊर्ध्वाधर घटक को साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा साइन बन रहा है यहाँ पर। तो जो टी साइन साइन होगा वो किसको संतुलित करेगा, डब्ल्यू एस को। नीचे की ओर कौन सा बल काम कर रहा है, ये वाला, तो ये इसके बराबर होगा, डब्ल्यू एस के बराबर होगा। तो ये दो इक्वेशन बड़े इजी तरीके से आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, बलों को डिस्ट्रीब्यूट करके, बहुत इजी तरीके से। ठीक, अब आपको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीके से ये करना है, समीकरण 2 को 1 से भाग दे दीजिए। तो समीकरण 2 को 1 से भाग देंगे तो एक तरफ का टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक तरफ आपको साइन साई बटे कॉस साई बचेगा और इस तरफ ओमेगा एस बटे टी नॉट बचेगा। तो टेन साई इज इक्वल टू ओमेगा एस बटे टी नॉट, ये समीकरण नंबर 3 हमको मिल गया। अब बड़े ध्यान से चीजों को समझिएगा कि यदि क्षैतिज दिशा में लगने वाले तनाव बल को टी नॉट को यदि स्मॉल सी लंबाई के चेन के भार के बराबर मान लिया जाए, ध्यान देंगे इस चीज को, ये जो टी नॉट यहाँ पर लग रहा है, ये जो टी नॉट यहाँ पर लग रहा है, उसको यदि हम लोग स्मॉल सी लंबाई के चेन के कारण लगने वाले बल के बराबर मान लें, जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि जो तनाव बल लग रहा है वो 2 मीटर लंबे डोरी की वजह से लग रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो डायग्राम में वो पूरे पूरे कैटनरी के भार की वजह से नहीं लग रहा है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करिएगा कि ये जो बल यहाँ पे काम कर रहा है वो यहाँ से अब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के वजह से इधर टेंशन फोर्स लग रहा है, तो उसी को बोल दिया है स्मॉल सी, नॉट कैपिटल सी। और हम लोग जानते हैं कि इकाई द्रव्यमान पूरे कैटनरी का कितना होता है, डब्ल्यू होता है। तो ये जो टी नॉट है वो जो एक दिशा में काम कर रहा है वो उसके कितने गुना होगा, स्मॉल सी गुना डब्ल्यू। तो टी नॉट जो है आपका, यदि हम लोग इकाई एक स्पेसिफिक लेंथ का डोरी की वजह से लगने वाला बल है ऐसा मान लें, तो वो सी डब्ल्यू गुना होगा, क्योंकि उतने उतने लेंथ का ही वजन लगेगा आपको और वही बल कहलाएगा। तो हमने क्या लिखा है उसको समझिए कि यदि क्षैतिज दिशा में लगने वाले तनाव बल टी नॉट को स्मॉल सी लंबाई के चेन के भार के बराबर माना जाए, तो टी नॉट बराबर डब्ल्यू सी आप लिख सकते हो। तो फिर समीकरण 3 में मैं टी नॉट की जगह वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर। ठीक, क्योंकि देखो मेरे को फॉर्मूला किसी भी चीज का ऐसा बनाना है
जो कि मैथमेटिकली कैलकुलेट करने वाला हो, उसके टर्म्स में ढूंढ सकूं। यहाँ पे टी नॉट बस तनाव बल लगता है, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते, वो क्या चीज है उसको बता नहीं सकते। बट यहाँ पर डिस्टेंस जो है ये सी नॉट होता है हमारा, सी से लेके ओ तक का ये डिस्टेंस सी नॉट हम लेते हैं। तो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या हम ये मान लेते हैं कि ये जो तनाव बल इधर काम कर रहा है वो लगभग इतने ही लंबाई के, जो इस वाले लेंथ इधर से, यही जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो स्मॉल सी लेंथ है उसके बराबर ही अगर लग रहा है ऐसा मान लें अपन, तो फिर वो W गुना C होगा। तो उसको एक स्पेसिफिक टर्म में आप डिफाइन कर रहे हो अननोन क्वांटिटी टी नॉट को। तो फिर हमारा इक्वेशन नंबर 3 कैसे बदल जाएगा कि 10 साइन इज इक्वल टू WS बटे WC, W कटेगा आपका, तो 10 साइन इज इक्वल टू स्मॉल s बटे C, और या फिर आप लिख सकते हो कि स्मॉल s इज इक्वल टू C 10 साइन, जहां पर s क्या है उस चाप की लंबाई है, और स्मॉल c को हम लोग बोलते हैं कैटनरी का प्राचल, कैटनरी का पैरामीटर। वो कौन सा डिस्टेंस था स्टूडेंट्स, इस वाले एग्जाम डायग्राम में देखिए, इस मूल बिंदु से लेके इस कैपिटल सी के बीच की दूरी को स्मॉल सी बोलते हैं, और इसे को ही कैटनरी का प्राचल या पैरामीटर बोलते हैं। कि यहाँ से जो भी डिस्टेंस चेंज होगा, जो भी इसके लटकाव या झोल इसका आगे पीछे होगा, उसके अकॉर्डिंग ये अपने डिस्टेंस को चेंज करेगा, और उसके आधार पर ही इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस दिशा में आपको तनाव बल प्राप्त होने वाला है। तो ये जो इक्वेशन आप निकाल के लेके आए, जो कि बहुत ईजी है, आपको ये डायग्राम बनाना है, कुछ 4 स्टेटमेंट ऐसे ही लिख देने हैं, और जमा के आपने ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे जो बना के लेके आए हैं, इसे ही कैटनरी का नैज समीकरण कहा जाता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए। ठीक, इसमें से जो स्मॉल सी है उसको कैटनरी का प्राचल या पैरामीटर भी हम लोग कहते हैं, और इसको याद करके भी चलना है। तो यहाँ तक आपने अभी क्या सीखा है कि स्मॉल s इज इक्वल टू स्मॉल c 10 साइन, जिसको कैटनरी का नैज समीकरण कहा जाता है या इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटनरी कहा जाता है। ठीक, इजी है, यहाँ तक आसानी से आप प्रूफ कर लेंगे अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो। इसका उपयोग भी करना है, इसलिए आपको इसको याद भी रख के चलना है। ठीक, अब हम कैटनरी के कार्तिक या कार्तीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कैटनरी के बारे में जानेंगे। तो इस इक्वेशन का यूज करके अपन को आगे बढ़ना है। तो याद रखिएगा स्मॉल s इज इक्वल टू c 10 साइन। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कैटनरी का सामान्य नैज समीकरण क्या होता है, 4 ऑप्शन में से छांटिए, तो इसको याद रखिएगा, स्मॉल s इज इक्वल टू स्मॉल c 10 साइन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये इंडिविजुअली क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि सामान्य कैटनरी का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल के आपको पूछ सकता है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटनरी। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको कंसेप्ट प्लस जो जो चीजें हम आगे सीखते गए हैं उसके आधार पर लेके बनाते जा रहा हूं। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या डिराइव करके लेके आया है, कैटनरी का नैज समीकरण। नैज समीकरण हम जानते हैं कि स्मॉल s इज इक्वल टू स्मॉल c 10 साइन होता है। अब इस डायग्राम में हमारा ये 10 साइन क्या था, 10 साइन क्या था, हमारा स्लोप था। स्लोप मतलब उस डायग्राम में जहां पे साइन बना था वहां से एक डिस्टेंस पर dx और एक डिस्टेंस पर dy था, तो उसी का आप जो लंब बटे आधार करते हैं, जो स्लोप निकल गया था, जो ds होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, जो 10 साइन से उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उस डायग्राम में। यहाँ पे छोटे डायग्राम, इस बड़े डायग्राम में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं, dx ले लेते हैं, और इस लेंथ को अगर मैं ऐसे लूं, ऐसे यहाँ तक ये वाला dy अगर ले लूं और इसको dx ले लूं, तो ये जो स्लोप होगा मेरा वही dy बाई dx से क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। यहाँ dx लिखा है, यहाँ dy लिखा है, तो dy बाई dx। तो उस मेरे कैटनरी के नैज समीकरण में, अब कहने का मतलब है कि नैज समीकरण क्यों बोलते हैं कि उसमें थीटा बीटा निकल के आया है, एंगल आया है, कुछ साइन आया है। अब यदि हम लोग एक्स वाई के रूप में अगर हम लोग अपना इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दें तो उसको कार्टेशियन समीकरण बोलोगे, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में उसको बना देंगे। तो फिर हम लोग चालू कहाँ से किए हैं, इसको चालू किए हैं वहीं से जो हमारा नैज समीकरण था, कैटनरी का नैज समीकरण s इज इक्वल टू c 10 साइन। जहाँ पे आपको ये रिमेंबर रखना है कि जो 10 साइन होता है वो स्लोप होता है, ये छोटा डायग्राम उसके लिए बना है आपके लिए। तो 10 साइन इज इक्वल टू dy बाई dx विच इज स्लोप, सो हमारा इक्वेशन s इज इक्वल टू c dy बाई dx के रूप में बदल जाएगा, ये बन गया। अब आज इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आपको क्या करना है, s के सापेक्ष में अवकलन कर दीजिए। ठीक, हमारा टारगेट है कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे समीकरण को प्राप्त करना। तो इसको x के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करूंगा समीकरण 1 को, तो कैसे लिखूंगा, डेल s बटे डेल एक्स इज इक्वल टू c, ये dy बाई dx का एक बार और अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष में, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई dx2। ठीक, अब ये जो ds बटे dx क्या था, इसको ध्यान देना है आपको, इसको समझना है। तो देखिए ये जो छोटा सा डायग्राम बना है, इसमें dy बटे dx को क्या बोलते हैं हम लोग, 10x बोलते हैं, और ये क्या था, ये चाप की लंबाई थी जिसको ds बोल दिए, छोटा सा एक खंड, चाप का खंड। तो dy बाई dx यदि 10x है तो ds बटे dx मतलब ये लंब बटे आधार यदि 10 थीटा है
तो कर्ण बटे आधार क्या होगा, तो कर्ण क्या है जी, ds है, कर्ण आपका ds है और आधार क्या है आपका dx है। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा। जैसे आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार क्या होगा, सेक साइन। तो ds बटे dx x को मैं लिखूंगा सेक साइन, ठीक, ये सेक थीटा का वैल्यू है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से। और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी होती है, ये भी आपको पता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे को पता है, मैं जानता हूँ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स होता है। तो मैं अपने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जहां पर डी एस बटे डी एक्स है वहां पर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन लिख सकता हूँ। आई होप आपको इस ट्राइंगल से क्लियर हो गई चीज। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन कैसे बदल गया, ds बटे dx के जगह हम रखेंगे अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक, अब एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने एक पैरामीटर यहाँ पे मान लिया है, मान लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स को p बोल देते हैं। तो इस तरफ क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस पी स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स को p बोला है आपने, इज इक्वल टू c, इसको d बटे डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग डबल डेरिवेटिव को। तो फाइनली आप इसको क्या लिख लोगे, dp बटे dx, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को dp बटे dx, और फाइनली यू हैव dx इज इक्वल टू c 1 प्लस पी स्क्वायर dp। अब ये एक तरह का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, x x एक तरफ है, pp एक तरफ है ऑपरेटर फॉर्म में, तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो हमको एक कांस्टेंट लग जाता है स्टूडेंट, आपको पता होगा। तो इस तरफ dx इंटीग्रेशन c अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर का dp प्लस a, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन है। ठीक, आपको इस चीज को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा आपको कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो इसका मान होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये साइन हाइपरबोलिक्स फॉर्मूला है। तो यहाँ पर c अपनी जगह पर था कांस्टेंट, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p प्लस a कांस्टेंट अपनी जगह पर है, dx का समाकलन x ये निकल गया। अब थोड़ा सा बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा इमेजिनेशन के साथ। तो जो डायग्राम में बिंदु C था वो y अक्ष पर है, मतलब उसके लिए x कोऑर्डिनेट 0 है, और उस पर्टिकुलर बिंदु C पर कोई स्लोप नहीं है। चलिए डायग्राम फिर से मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई हमारा कैटनरी जो ऐसे था तो उसका पॉइंट नंबर C ये है, इस पॉइंट नंबर C कहाँ पर था, ये y अक्ष पर था, है ना, और ये मूल बिंदु इस तरह से x अक्ष पर था, इसका पैरेलल इस तरह तनाव बल काम कर रहा था, ये भी x अक्ष था, ये t नॉट काम कर रहा था। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ नहीं होगा, x बराबर 0 होगा क्योंकि ये y अक्ष पर है। और यहाँ पर कोई स्लोप है क्या, नहीं, इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर तो कोई स्लोप ही नहीं है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं, क्योंकि ये समांतर है, x अक्ष के समांतर है, देखिए इस वाले पॉइंट पर क्या लिखा है, क्योंकि जो बिंदु C है पर जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के क्या है जी, समांतर है। ये देखिए ये स्पर्श रेखा काम कर रहा है बल की ओर, और जो कि किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो उसमें कोई स्लोप नहीं है। तो फाइनली इन दोनों कंडीशंस को जब आप अपने इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 प्लस a, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इज 0, तो फाइनली a का मान क्या मिल गया आपको, 0। तो कांस्टेंट a की वैल्यू आपने क्या प्राप्त कर ली, 0 प्राप्त कर ली। इस पर्टिकुलर कांस्टेंट a की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करें तो फाइनली हम पाते हैं कि x इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p। अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी p को हमने किसको माना था, dy बाई dx को माना था। तो थोड़ा सा इसको और सेटअप करते हैं कि x इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, तो ये x बटा c हो जाएगा, c यहाँ आ जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को इधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली p का मान मिलेगा मेरे को, p इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बटा c, अब इनवर्स नहीं रह गया है, फंक्शन इधर आ गया है, तो साइन हाइपरबोलिक x बटा c। तो फाइनली p किसको माने थे जी, dy बाई dx को आपने p माना था, तो dy बाई dx वापस से हम रख देंगे p की जगह, तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बटा c। अभी फिर से एक तरह का इक्वेशन ऐसा है जो x और y एक तरफ किया जा सकता है इंटीग्रल के टर्म में, तो dx के ऑपरेटर को इस तरफ ले आएंगे, तो फाइनली यू हैव दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कि dy इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बटा c dx। अब ये फिर से इंटीग्रेशन होगा तो फिर से एक कांस्टेंट लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x बाई c dx प्लस b, तो dy का y साइन हाइपरबोलिक x बटे c का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक x बटा c होगा, और बटे में 1 बटा c आएगा, बटे में 1 बटा c आएगा, वो पलट कर यहाँ पे आ गया है एक्स्ट्रा कांस्टेंट, ये c आ गया है, और प्लस ये कांस्टेंट भी,
यहाँ पर भी थोड़ा सा बाउंड्री कंडीशन हमको लगाना है, क्योंकि जो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष जो बिंदु सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 और सी है। डायग्राम में आपको पहले ही मैं इंडिकेट कर दिया था। यहाँ पे देखिए ये मेन डायग्राम में इस पर्टिकुलर पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है, चूंकि ये वाई अक्ष है इसलिए x 0 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों ने क्या ली है, स्मॉल सी ली है। तो स्मॉल सी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और सी। ये शुरू में ही डिफाइन कर दिए थे हम लोग। तो यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अपने एक्सप्रेशन में जब हम लोग यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जरा, ये देखिए। तो फिर y के जगह पर हम रखेंगे c, क्योंकि y का मान स्मॉल c है, इज इक्वल टू स्मॉल सी कॉस हाइपरबोलिक x के जगह रखेंगे 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है कोऑर्डिनेट, और प्लस b। तो cos 0 आपका हाइपरबोलिक फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 होगा, और ये c है और ये भी c है, तो यहाँ पे 1 होगा, ये c और c इस तरफ जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, c और c कट के फाइनली b का मान आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में रख देने से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू स्मॉल c cos हाइपरबोलिक x बटा c। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है वो x और y के रूप में है, इसमें कोई थीटा वीटा नहीं है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कैटेनरी के लिए हम लोग कैसा समीकरण बोलते हैं जी, कार्तीय समीकरण कहलाता है। ये y इज इक्वल टू स्मॉल c cos हाइपरबोलिक x बटा c जो है कैटेनरी का कार्तीय समीकरण कहलाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन कहलाएगा। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, नैज समीकरण को ही लेके बनाए थे। नैज समीकरण को ही लेके हमने इसको प्राप्त किया है। कहाँ से शुरू किया है, देखिए सरसरी तौर पे ये नैज समीकरण प्राप्त किए, स्मॉल एस इज इक्वल टू सी साइन साई इज इक्वल टू, यहाँ से लिए फिर टेन साइन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है, फिर ट्राइंगुलर ट्रिग्नोमेट्री टर्म का यूज करके इस टर्म में इसको चेंज किए, फिर एक बार इंटीग्रेशन करके बाउंड्री कंडीशन लगाए तो हमें एक एक्सप्रेशन मिला, और उसको फिर से डी वाई बाई डी एक्स पुट करके फिर से बाउंड्री कंडीशन लगा के हम लोगों को एक y और x के टर्म में एक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, जो कि स्मॉल y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बटा c होता है। इसे ही, इस समीकरण को ही कैटेनरी का सामान्य कार्तीय समीकरण कहते हैं। इसको याद भी रख के चलना है आपको, ठीक है। तो परीक्षा में ये प्रश्न इस तरह से बहुत बार पूछता है कि कैटेनरी के लिए नैज समीकरण और कार्तीय समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, समीकरण की स्थापना कीजिए। तो उसका आंसर हम लोगों ने यहाँ पे जाना, साथ ही साथ कैटेनरी के फाउंडेशन के तौर पे इसको सीखा भी। ये दोनों समीकरण आपको याद करके भी चलना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसी में कैटेनरी के और बेसिक प्रॉपर्टी। इतना जब दो चीज आप जान लिए, इसका कार्तीय समीकरण जान लिए और इसका नैज समीकरण जान लिए, तो अब इसके तहत कुछ कुछ पदों को, कुछ कुछ चीजों को जो कैटेनरी से रिलेटेड टर्म्स हैं उसको आपको समझना जरूरी है, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है कि कैटेनरी के महत्वपूर्ण पद क्या है। डायग्राम हर तरह के कैटेनरी के सिचुएशन में वैसे ही बनता है, ठीक। इस तरह से एक तार को बांधा गया है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये इसका पॉइंट ए से बी बोल सकते हैं, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो सी है। तो कैटेनरी का ये लोएस्ट पॉइंट जिस लाइन से होके गुजरता है, ये वाला लाइन देखिए क्या लिखा है, अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर रेखा के सापेक्ष कैटेनरी कैसी होती है जी, सममित होती है। इस लाइन के इस तरफ का आकार और इस तरफ का आकार दोनों सेम सेम है, इसलिए इसको कैसे बोलते हैं, सिमेट्रिक होता है कैटेनरी जो है। और साथ ही साथ जो उसका कार्तीय समीकरण हम लोग निकाल के लेके आए हैं कि y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक्स x बटा c, ये देखिए ये वाला जो समीकरण c cos हाइपरबोलिक्स x बटा c, यहाँ c लिखना छूट गया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। c cos हाइपरबोलिक्स h x बटा c जो है इवन फंक्शन है, सम फलन है। x के जगह पे माइनस x रखने से भी आपको प्लस x ही मिलता है फंक्शन में, इसलिए ये दोनों पक्षों पर, दोनों इस लाइन के दोनों तरफ कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अक्ष किसको बोलते हैं कैटेनरी का, कैटेनरी की सममितता की रेखा। कौन है सममितता की रेखा, ये वाली रेखा, अर्थात वाई अक्ष को हम लोग कैटेनरी का क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। इमेजिनेशन कर लीजिए दिमाग में, कैटेनरी का अक्ष कौन है, वाई अक्ष है, क्योंकि ये वाला लाइन इसके ठीक बीचों बीच से होकर गुजर रहा है। एक्स अक्ष तो इस तरफ रहता है, ठीक। और अगला परिभाषा क्या, प्राचल किसको कहेंगे, पैरामीटर किसको कहेंगे। समीकरण में स्मॉल सी को कैटेनरी का प्राचल कहा जाता है। ये कैटेनरी के आकार को निर्धारित करता है, मतलब जो मूल बिंदु से इस सबसे लोएस्ट पॉइंट कैपिटल सी के बीच की जो दूरी होती है ना, जिसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, उसे ही प्राचल कहा जाता है। और यही डिनोट करता है कि कैटेनरी का आकार कैसा होगा, ठीक। मतलब गुरुत्व यदि और बहुत काम करे और यहाँ इन पॉइंट्स को अगर हम लोग ना बदलें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। गुरुत्व यदि ज्यादा काम कर रहा है, ग्रेविटी यदि ज्यादा काम कर रही है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इधर और नीचे आ गया, या अगर ये इस तरह से बंधा हुआ है, इस तरह से बंधा हुआ है बहुत ही टाइटली तौर पे, तो ये चेंज हो रहा है। तो ये प्राचल मतलब यही चल रहा है, इसके चेंज होने, इस स्मॉल सी के चेंज होने से ही इसके शेप साइज में बदलाव आप देखते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राचल कहा जाता है।
शीर्ष वर्टेक्स किसको कहते हैं कैटनरी का, तो ये पॉइंट नंबर जो सी है कैपिटल सी, इसे ही सामान्य कैटनरी का क्या कहते हैं जी, शीर्ष कहते हैं। इसका निर्देशांक क्या होता है जी, 0 और सी पढ़ चुके हैं, 0 और स्मॉल सी। नियता किसको कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स किसको कहेंगे, जैसे पैराबोला में पढ़ते हैं वैसे ही एक्स अक्ष को, जो कि कैटनरी के निम्नतम बिंदु सी से स्मॉल सी गहराई पर एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे नियता कहा जाता है। एक्स अक्ष को जो कि कैटनरी के निम्नतम बिंदु सी से स्मॉल सी गहराई पर एक क्षैतिज रेखा होती है, कौन है इसका नियता, ये वाला, ये वाला, ठीक, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। वो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फैलेगा, इस तरफ भी फैलेगा, तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा, जो कि इससे कितना दूरी पर है, स्मॉल सी दूरी पर होता है, इसको नियता कहते हैं। विस्तृति स्पान, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सारे बड़े नंबर के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहेंगे। विस्तृति निकालिए बोलेगा, स्पान निकालिए बोलेगा। दो निलंबन बिंदुओं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को या उनके बीच की दूरी को स्पान कहा जाता है। यहाँ इस पॉइंट नंबर ए से लेकर बी तक क्या फैलाव है कैटनरी का, ठीक, पॉइंट नंबर ए से बी तक कितना फैलाव है, ये फैलाव, ये पूरा, अगर आप यहाँ तक की दूरी को x बोलते हैं तो ये भी x है, तो फाइनली जो स्पान होगा वो कितना होगा, 2x होगा। इसी को विस्तृति बोलते हैं, हिंदी में विस्तृति बोलते हैं और अंग्रेजी में स्पान बोलते हैं। निलंबन बिंदुओं के बीच क्या फैलाव है आपके कैटनरी का, इनके बीच की दूरी की बात नहीं हो रही है ना, वो अलग ही चीज है। इनके बीच कैटनरी का क्या फैलाव है, इसको एंगल पे डिपेंड करता है। ये दो बिंदुओं के बीच दूरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला भी निकल के आएगा, स्पान का फॉर्मूला कैसे होता है उसको भी जानेंगे हम लोग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, विस्तृति आपको जानना है, इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। उसके बाद है एक आनमन सैग, जो सी से डी तक की दूरी है वो क्या कहलाती है, सैग कहलाती है। कौन सा हमारा पॉइंट था, जो पॉइंट हमारा था, मेन डायग्राम को दिखा देता हूँ, कहाँ गया जी, सी से डी तक की दूरी, ये वाली, यहां से लेके ये वाली जो दूरी होती है ये आनमन कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं, सैग कहते हैं, ठीक। तो जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, तो आपको पता रहना चाहिए कौन कौन सी चीज कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, शीर्ष कहाँ है, नियता कहाँ है, ये सब चीज। तो ये परिभाषा है, छोटा छोटा टर्म है, आप इसको देखिएगा अच्छे से, जानकारी के तौर पे ये आपके दिमाग में रहेगा, तभी आप विजुअलाइजेशन करके जो एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उस वाले को जब अप्लाई करेंगे तो बना सकते हैं। और फिर ऑब्जेक्टिव या खाली स्थान जैसे छोटे छोटे चीजों में इन सब चीजों के बारे में पूछा जा ही सकता है, ठीक। चलिए अब मैं आता हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसको याद करके भी चलना है और परीक्षा में ऐसा बोल बोल के पूछता भी है कि कैटनरी के लिए इसके इसके बीच संबंध स्थापित कीजिए, कैटनरी के लिए निम्न के बीच रिलेशन ज्ञात कीजिए, या उससे जो आउटपुट निकल के आएगा उस पर आधारित प्रश्न जो होंगे। तो हमें जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैटनरी के टॉपिक की ओर मैं मूव कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कैटनरी या फिर कैटनरी के ज्यामिति जो गुणधर्म है उससे रिलेटेड ये ऐसे पूछता भी है कि इसके बीच रिलेशन ज्ञात कीजिए, पर्टिकुलर टर्म्स का आपको नाम दे देगा, या तो फिर इसके जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे उसके आधार पे ही मेन क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक। और है इजी, बहुत ज्यादा टफ रेंज का है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटनरी टाइटल के तहत इसको अपन समझ सकते हैं। तो दो चीजें अभी तक जो हम लोग सीख ली, एक तो कैटनरी का जो नेज समीकरण होता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है, क्या होता है, स्मॉल एस इज इक्वल टू स्मॉल सी टेन साइन होता है। दूसरा इसका जो कार्टेशियन समीकरण होता है कैटनरी का, वो हमने जान लिया, जो कि स्मॉल y इज इक्वल टू सी स्मॉल सी कॉस हाइपरबोलिक x बटा c होता है। अब सबसे पहला चीज, आपको स्मॉल x और स्मॉल x के बीच रिलेशन निकालना है, दोनों के बीच संबंध, इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। कैसे शुरू करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एक ही मेथड एक ही टर्म होता है, आपको मैं कहूँ तो एक ही तरीका है, उसी तरीके से फ्लो में चलते चले जाना है। तो हमको पता है कि जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बटा c, इसका एक बार यदि मैं अवकलन कर दूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x का अवकलन होगा साइन हाइपरबोलिक x बटा c, और x बटा c का एक एक्स्ट्रा आएगा 1 अपॉन c, उस 1 अपॉन c से ये वाला c कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली dy बाई डी एक्स आपको ये मिलेगा साइन हाइपरबोलिक x बटा c मिलेगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो नेज समीकरण है उसके आधार पर स्मॉल s इज इक्वल टू स्मॉल c टेन साइन होता है, तो स्मॉल c इज इक्वल टू, और टेन साइन को हम लोग जानते हैं वो dy बाई डी एक्स होता है, स्लोप होता है। तो यहां पर से मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, देखिए तो ठीक। तो क्या मिलेगा आपको, ये देखिए dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा मेरा, यहाँ पर s बटा c आएगा ना, यहाँ से s बटा c आएगा, उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा तो देखिए s बटा c इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक s बटा c, ऐसा आएगा। और फाइनली s का मान c साइन हाइपरबोलिक x बटा c। मतलब हेडिंग कैसा था,
एस और एक्स के बीच संबंध ज्ञात करिए। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें एस और एस हो, आप इन समीकरणों को देख लीजिए, इस समीकरण में एस नहीं है, इस समीकरण में एक्स नहीं है, हमें एक ऐसा समीकरण चाहिए था जिसमें एस हो, चाप की लंबाई उसकी, और एक्स हो। तो वो हमको इस तरह के इस प्रक्रिया को पालन करके प्राप्त हुआ, जो कि स्मॉल एस इज इक्वल टू स्मॉल सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बटा सी होता है, पहला चीज, ठीक है। सिमिलरली एस और वाई के बीच संबंध निकालना है, एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसमें एस भी हो और वाई भी हो, रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई। तो फाइनली फिर से हम लोग आपके कार्टेशियन समीकरण को ले लिए, और हम लोग अभी ये वाला जो प्रूफ किए, ये याद रखिएगा, ये वाला जो प्रूफ किए कि s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बटा सी होता है, इसको ले लिए। इसकी सारी प्रॉपर्टी एक के साथ एक जो निकलती चली जाएगी, उनका उपयोग कर करके बनता है। मतलब पहला वाला जो मैं प्रूफ किया ना, उसका उपयोग में अगले में यूज करूंगा, अगला जो यूज करूंगा उसका उपयोग में अगले थर्ड में यूज करूंगा। तो उसी फ्लो से आपको समझना और सीखना है। तो y आपको पता है ये होता है, और s आपको पता है ये होता है। आप क्या करिए, दोनों का वर्ग करके घटा दीजिए। तो y का इस वाले टर्म का वर्ग कर लिए, इस वाले टर्म का वर्ग कर लिए, और दोनों पक्षों को घटा दिए। तो ये वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दो इस तरफ के टर्म्स में दोनों में आप देखेंगे तो स्मॉल सी स्क्वायर कॉमन रहेगा। तो यू हैव अ कॉस स्क्वायर एक्स बटा सी माइनस साइन स्क्वायर, मतलब साइन हाइपरबोलिक्स ना, हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो हाइपरबोलिक टर्म में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बटा सी माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स बटा सी, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नॉर्मल में होता है, वो हाइपरबोलिक में माइनस में होता है। तो ये अपने आप में इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी इक्वेशन। तो फाइनली यू हैव y स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल सी स्क्वायर, और उसके तहत आप प्राप्त कर लेंगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसको याद करके चलना है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर मैं कहूँ ये s और y के बीच में संबंध है कैटनरी के लिए। इसका यूज भी अपन करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नाउ नेक्स्ट, y और साइन के बीच संबंध, एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड करना है जिसमें y रहे और एंगल साइन रहे। तो अब हम लोग कहां से यूज करेंगे, इसका जो जस्ट इससे पहले मैंने प्रूफ किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब मैं जानता हूं नैज समीकरण से एस इज इक्वल टू सी टेन साइन होता है, तो यहाँ पे एस का मान रख दिया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साइन। इन दोनों में अपन सी को कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनली 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और फाइनली अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर टर्म हटा दूं तो y इज इक्वल टू सी सेक साइन। तो फाइनली ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें y है और साइन है, तो ये रिलेशन हो गया। ठीक, देखिए एक फ्लो बनते चले जा रहा है ना, आपको भी उसी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते चले जाना है। अगला चीज, x और साइन के बीच रिलेशन, x और साइन के बीच रिलेशन। तो नैज समीकरण में जानता हूं s इज इक्वल टू सी सेक टाइम साइन, और इसका अगर एक बार मैं साइन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो डी एस बटे डी साइन इज इक्वल टू सी टेन साइन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर साइन, और इसको एडजस्ट करूं अगर मैं ds बटे dx एंड dx बटा डी साइन बैलेंस करूं, और c सेक स्क्वायर साइन, तो फाइनली इसको इस तरह से dx बटे डी साइन ऐसा लिखूं और dx बटा ds ऐसा लिखूं, ये इधर चले जाएगा। और चूंकि मैं जानता हूं यहां से कि जो मेरा dx बटे ds है वो cos साइन होता है, देखिए यहां पर dx बटे ds जो होता है वो मेरा cos साइन होता है, यहां निकाल के आया था ना, ध्यान दीजिएगा। जो जो ट्रायंगल वाला जो टर्म था ना, स्टार्टिंग में प्रूफ कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे देखिए जो ds बटे dx होगा, कर्ण बटे मतलब dx बटे ds जो आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण होगा, उसको आप cos साइन लिखोगे। cos साइन उस ट्रायंगल कैटनरी के सिचुएशन को इमेजिन करके चलना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के लिए इस चीज को यूज किया है कि जो मेरा dx बटे ds होता है वो cos साइन होता है। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं उस चीज को, cos साइन होता है मतलब 1/sec साइन लिख लूंगा, तो फाइनली एक तो sec कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए ऐसा कि c sec स्क्वायर साइन cos साइन, तो c sec साइन एक तो sec कट जाएगा, 1/cos साइन को 1/sec साइन लिख लूंगा। तो फाइनली dx c sec साइन डी साइन, इधर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और फाइनली जब आप इसको क्या करोगे जी, फाइनली आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो dx इज इक्वल टू सी सेक साइन डी साइन प्लस ए। सेक एक्स का अवकलन log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, तो उसी प्रकार सेक साइन का अवकलन सॉरी समाकलन log सेक साइन प्लस टेन साइन होगा प्लस ए होगा। अब यहाँ पे अपन को बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो चूंकि जो निम्नतम बिंदु कैटनरी का सी होता है वहां पे x बराबर 0 होता है और साइन भी 0 होता है, जो कैटनरी ऐसा आप बनाते हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट सी है
यहाँ पर x बराबर 0 होता है और कोई एंगल भी नहीं होता, तो x बराबर 0 साइन बराबर 0, दोनों टर्म्स को इस इक्वेशन में रखोगे कि x की जगह 0 और साइन की जगह 0, तो sec 0 इज 0, tan 0 अपनी जगह पर है तो ये 0 हो जाएगा, ये log मतलब sec 0 1, tan 0 0, फाइनली log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फाइनली ये वाला पूरा टर्म 0, तो a और इस तरफ क्या है 0, तो फाइनली a की वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई, तो फाइनली x इज इक्वल टू c log sec साइन प्लस tan साइन, ये क्या है जी, ये x की वैल्यू है, और x की वैल्यू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका उपयोग करना है आपको। मेन जो डायग्राम है हमारा, इसमें x क्या है जी, x का दूरी ये वाला, यहां से लेके इस बिंदु a तक के दूरी को, इस वाले दूरी को हम लोग x बोलते हैं ऐसा, और यहां से यहां तक ये पूरी दूरी को, यहां तक की दूरी को y बोलते हैं, मतलब ये इस बिंदु D से लेके A तक का विस्तार है, मतलब इसको अगर मैं 2 गुना कर दूं तो मतलब बिंदु A से लेके B तक का विस्तार मिल जाएगा, जिसको ही मैंने नाम दिया था विस्तृति बोल रहा था, विस्तृति जो टर्म हम लोग यूज कर रहे थे, जिसको हम लोग स्पान बोल रहे थे, ये देखिए विस्तृति, कैटनरी की विस्तृति, तो उसका पर्टिकुलर ये फॉर्मूला है, ये जो रिलेशन x और साइन के बीच में आप निकाल के लेके आए हो, ये वाला ये रिलेशन, ये एक्चुअल में x की वैल्यू है, और इसका जस्ट डबल कर दोगे 2x कर दोगे तो आपको पूरे कैटनरी का यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार मिल जाएगा, जिसको विस्तृति बोलते हैं। तो मैंने विस्तृति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2c log sec साइन प्लस tan साइन। आपको नाम से भी पूछ सकता है कि कैटनरी के लिए विस्तृति का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख के चलना है, और ये अपने आप में रिलेशन है किसके किसके बीच जी, x और साइन के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्लियर, चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद एक दो छोटा और रिलेशन है, जैसे ये वाला है कि x y और s के बीच संबंध, तो x y और s के बीच संबंध, तो अभी हम लोगों ने हाफ स्पान का फॉर्मूला निकाला, ये वाला विस्तृति का, x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साइन प्लस टेन साइन। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि s इज इक्वल टू सी टेन साइन होता है, ये एक रिलेशन से सॉल्व करके निकाले हम लोग, वो नया समीकरण है, और y इज इक्वल टू सी सेक साइन होता है, इसको भी डिराइव करके लेके आए हम लोग। तो इन दोनों जगहों से टेन साइन का वैल्यू मैं लिखूंगा s बटा सी, और यहाँ से सेक साइन का वैल्यू लिखूंगा y बटा सी, और इन दोनों चीज को इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में रख दूंगा। तो देखिए बस मैथमेटिकली उसको सॉल्व किया, ये देखिए कि x इज इक्वल टू सी लॉग टेन साइन की जगह y बटा सी प्लस सेक साइन की जगह y बटा सी, सेक साइन की जगह y बटा सी और टेन साइन की जगह s बटा सी, और फाइनली उसको सिमिलर तरीके से सॉल्व करके इस तरह से जमा के ये लॉग इस तरफ आएगा तो e की पावर x में बन जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर रखते हो, यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में रखते हो किसका मान, y का मान, क्योंकि y क्या है जी, यहाँ पर देखिए ऊपर हमने सॉल्व किया था ये वाला रिलेशन, y इज इक्वल टू है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो y का मान अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो यहाँ पर आप इस y की जगह सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रख सकते हो, ये प्लस एस वाई सी है और ये बटा सी है। तो फाइनली आपको इस तरह से x इज इक्वल टू सी लॉग, इस वाले टर्म में आपको x y और s दोनों टर्म इसमें मिल जाएगा, में रिलेशन आपको इस तरह से प्रदर्शित कर देगा ये वाला टर्म, ठीक। तो इस तरह से फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो तथा y के बीच संबंध, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, साइन के रिस्पेक्ट में जो चाप है उसका अगर आप अवकलन करेंगे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो कहलाता है, उसका मान जनरली ds बटे डी साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और चूंकि ये एक्सप्रेशन आपको पता है कि y इज इक्वल टू सी सेक साइन होता है, ठीक। तो फाइनली सी सेक स्क्वायर साइन, तो रो का मान y स्क्वायर सी से इसको रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ बस वैल्यू पुट कर दोगे आप इस तरह से, ठीक। तो ये इजी है, ये छोटा फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको, मेन फॉर्मूला हमको यूज करना है स्पान का, ये वाला, ये रिलेशन के तौर पे आपको जानना है। मेन फॉर्मूला हमको जानना है ये वाला भी, और ये वाला, ये जो निकाल के लेके आए हैं ऊपर में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, वो आपको जानना है, ठीक। इस तरह के फॉर्मूले का भी यूज करना है आपको हाइपरबोलिक टर्म में। तो ये कुछ दो चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो रिलेशंस हैं, जो आपको एग्जैक्ट वैसे ही बोल के भी पूछ सकता है, और साथ ही साथ फिर आपको उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव में या खाली स्थान में इस तरह से चीजों पे भी आपको मिल सकता है, ठीक। एक महत्वपूर्ण रिजल्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर अब मैं आ रहा हूँ। ये भी प्रॉपर्टी ही एक तरह का, कि जो टेंशन बल काम करता है और वाई के बीच में हमको संबंध निकालना है। जो टेंशन बल कहाँ पे काम करता है, डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे अपन, डायग्राम इज इम्पोर्टेंट, कहाँ पर आप बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैटनरी है तो टेंशन बल यहाँ पर पॉइंट पी था, यहाँ पे काम कर रहा था ऐसे ऐसे, ठीक, किसी एंगल साई पर, ये टेंशन बल है इस पर। और वाई कौन सा है जी, वाई कौन सा है, तो ये वाई अक्ष इस तरफ जो दूरी चढ़ेगी वाई है। तो और ये वाला बल कौन सा था, ये टी नॉट था।
तो टी नॉट क्या था, टी नॉट कॉस साइन इज इक्वल टू इस टी का हॉरिजॉन्टल घटक इससे समतुल्य करता था, ये इक्वेशन हमको मिला था। और इस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू टी नॉट सेक साइन, कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसा भाई कॉस यहाँ पे गया बटे में गया, ऊपर गया तो सेक साइन लिख लोगे, ऐसा लिख लोगे। तो t इज इक्वल टू टी नॉट आखिर है क्या, तो हमने जाना माना था ना वहां पर कि यदि इस टी नॉट को इस सी लंबाई के डोरी के तुल्य भार के बराबर माना जाए तो टी नॉट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं डब्ल्यू सी के बराबर होगा। तो हाँ, यहाँ पर टी नॉट को हमने डब्ल्यू सी पुट कर दिया। ठीक, तो ये जो सी सेक साइन होता है, ये अभी हमने एक रिलेशन निकाला है, यहाँ देखिए वाई और साइन में रिलेशन, ये देखिए वाई और साइन में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सी सेक साइन इज इक्वल टू वाई होता है, सी सेक साइन इज इक्वल टू वाई होता है। तो फाइनली आपको यहाँ पे जो कंक्लूजन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपने डब्ल्यू सी सेक साइन लिखा तो ये जो सी सेक साइन है इसके जगह हम रख लेंगे वाई, तो फिर t इज इक्वल टू ओमेगा मतलब डब्ल्यू वाई, मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू वाई, मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो कैटनरी के किसी बिंदु पर जो नियता से उसकी जो दूरी है वो ऊंचाई के समानुपाती होगी, जो टेंशन फोर्स है उसकी हाइट वाई अक्ष के अकॉर्डिंग है और जो उसका फैलाव है वो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग है, तो वो उसके समानुपाती है। या फिर जो तनाव बल होता है वो वाई गुना एकांक लंबाई का द्रव्यमान, आप ऐसा इसको याद रखिएगा कि जो तनाव बल होता है, मेन तनाव बल वो जो है आपके एकांक लंबाई यूनिट लेंथ इनटू आपके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू के बराबर होता है, या ऊंचाई बोल सकते हैं या हाइट बोल सकते हैं, उसके बराबर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसका उपयोग अब हम क्वेश्चन बनाने में करेंगे। तो यहाँ तक मैंने जितना चीज अभी तक हमने कवर किया है वो कैटनरी का डेफिनेशन से उसके थ्योरम भी बोल सकते हैं कि कैटनरी का नैज समीकरण ज्ञात करना, फिर यहाँ पर हमने देखा कैटनरी का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद ये जाना कि कैटनरी से महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं, किसको क्या बोलते हैं, क्या चीज है वो परिभाषा हमने जानी, और कैटनरी के गुणों को जाना, 4-5 उसके प्रॉपर्टीज होते हैं और हर गुण का जो रिजल्ट है वो आपको याद रख के चलना है ना, उसको रिमेंबर करके चलना है, तो जाके आगे चल के क्वेश्चंस में डिफरेंट क्वेश्चंस में उसको यूज करेंगे तो समझ में आएगा। ये वाला हो गया इंपॉर्टेंट, ये स्पान वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि स्लैग जो निकालते हैं ये अलग से कैटनरी के लिए सिद्ध कीजिए एक्स बराबर इतना करके बोलता भी है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक, अब इस क्लास के अगले सेक्शन में मैं कुछ उन क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, ये वाला रिजल्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टी इज इक्वल टू ओमेगा सॉरी डब्ल्यू वाई होता है, ठीक, वजन इंटू उसका हाइट। अब मैं इस क्लास के अगले सेक्शन में उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं जो कि एग्जामिनर ने बहुत बार इस मैकेनिक्स के पेपर में पूछा हुआ है, और याद रखेंगे मैकेनिक्स के पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि ये सिलेक्टेड है, तो आपको थोड़ा सा याद करके या बोला जाए कि क्वेश्चन को भी पहचान के चलना है कि हाँ यार ये वाला आ सकता है या आएगा, और होता भी है, सब बार बार रिपीट करता है एग्जामिनर क्वेश्चंस को। तो कुछ ऐसे पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बिहाइंड में जो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखा है वो चीज लागू हुई है, तो उससे लेके मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पे कह लीजिए, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ट्रेडिशनल जो मैकेनिक्स का पेपर पहले हुआ करता था उसके आधार पे जो पूछे गए हैं उसके आधार उस पर बेस्ड है। तो उस तरह के अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, फिर अपन एक कैटनरी को समराइज करेंगे यहाँ पर, है ना। तो चलिए, आप चाहे तो यहाँ पे पॉज ले सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर क्वेश्चंस पे आप आइएगा, मैं एक ही क्लास में कैटनरी को कंप्लीट कवर करूंगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटीज एग्जाम पे हैं, ये कभी ना कभी पूछे गए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, आपके स्टेट के बाहर के सब जगह। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बोल रहा है स्टूडेंट कि यदि एक कैटनरी किसी बिंदु P पर तनाव T है यदि, और निम्नतम बिंदु C पर तनाव T नॉट है, तो हमें सिद्ध करना है कि कैटनरी के चाप CP जो कट होती है उसका जो भार इस रिलेशन से संतुष्ट होता है या इसके बराबर होता है। ठीक, अब आपने अगर कैटनरी को इमेजिन नहीं किया है, उसके डायग्राम के बारे में नहीं जानते, तो फिर ये इजी क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ पड़ेगा। सबसे पहले हमको कैटनरी ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले यदि एक कैटनरी जिसके बिंदु P पर तनाव T है, तो वैसे ही सिचुएशन है जैसे अभी हम लोग इसके फॉर्मूले पढ़ रहे थे कि भाई A B ऐसे ले लिए और यहाँ से एक ने हमने कैटनरी ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसका निम्नतम बिंदु कौन है, ये है ना, C यहाँ पर है, तो निम्नतम बिंदु C पर तनाव T नॉट है, तो ये T नॉट यहाँ पर है। सिद्ध कीजिए कि जो W है, जो भार है कैटनरी का भार, वो कैटनरी के चाप CP के भार के बराबर है। तो कैसे निकालेंगे, चाप ये CP है, C से P तक के चाप का लेंथ कितना है S,
और ये मध्य बिंदु डी है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये तनाव बल टी इधर काम करता है, ये आपको पता है। क्या क्या चीज जानते हैं आप, उस चीज को थोड़ा सा कलेक्ट करिए कैटनरी से रिलेटेड। कैटनरी के लिए यदि W कैटनरी के इकाई लंबाई का यदि भार है तो हम जानते हैं कि T बराबर डब्ल्यू वाई होता है। कहाँ से यूज हो रहा है सॉल्यूशन, इस प्रॉपर्टी से। अभी जस्ट पहले मैंने बताया ना कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी उपयोग करना है। T और Y में क्या संबंध है कि तनाव बल T बराबर एकांक लंबाई गुणित Y के बराबर होता है। यहीं से शुरू किया उसका सॉल्यूशन को। तो भाई हमने लिखा कि कैटनरी के लिए यदि W कैटनरी की इकाई लंबाई का भार है तो हम जानते हैं कि T बराबर ओमेगा डब्ल्यू वाई होता है। अब बिंदु P पर, इस बिंदु P पर तनाव बल किसके बराबर होगा, डब्ल्यू वाई के बराबर होगा इस रिलेशन से। और बिंदु C पर जो तनाव बल T नॉट है, बिंदु C पर जो तनाव बल T नॉट है वो किसके बराबर होता है जी, वो W इंटू स्मॉल c के बराबर होता है। ये भी हमने पढ़ लिया है, ये भी हम लोगों ने जाना है ना। ये देखिए कई बार यूज किया हूं इसका कि T नॉट को किसके बराबर माना जाता है, इस प्राचल के डिस्टेंस और उसके एकांक लंबाई के गुणनफल के तुल्य माना जाता है। तो T नॉट मेरे को पता है डब्ल्यू सी के बराबर होता है। तो दोनों चीज आपको पता है यहाँ पर। और जो W होगा, याद रखेंगे, जो मेन W होगा, जो भार होगा, इस ये छोटा W है, या फिर बोल हाँ मतलब वेट का y गुना होता है ये वाला तनाव बल, और वेट का c गुना होता है ये वाला तनाव बल। और इस चाप Cp का लंबाई कितना है, स्मॉल s है, S गुना W होगा इसका बल जो नीचे की ओर काम करेगा, इसका जो भार है जो नीचे की ओर काम करेगा, ऐसे। तो भाई W मतलब WS गुना किसका, इस चाप Cp के लंबाई के लिए, ऐसा। ठीक, ये मिलेगा आपको। तो अगर मैं इस समीकरण इसको और इसको वर्ग करके जोड़ दूं, क्योंकि ये चीज थोड़ा प्रूफ करना है तो दिख रहा है मेरे को, तो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इधर जो मिलेगा, इस तरफ मेरे को मिलेगा डब्ल्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर सी स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन लूंगा, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये रिलेशन मैंने प्रूव किया था कैटनरी की प्रॉपर्टी में कि मैं जानता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है। तो वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह मैं डब्ल्यू एस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये वाला टर्म की जगह मैं क्या लिख लूंगा, डब्ल्यू स्क्वायर एस स्क्वायर। और चूंकि डब्ल्यू एस क्या था जी, वही तो पूरे कैटनरी का भार था ना, चाप का भार था, चाप का भार था। तो क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कैटनरी के लिए जो डब्ल्यू, जो कैटनरी के चाप का भार है, ऐसा होगा। तो फाइनली अब लेफ्ट हैंड साइड में ये मिलेगा, और इसको पूरा क्या लिख सकते हो आप, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब या डब्ल्यू का स्क्वायर या फिर भार का स्क्वायर, जो कि चाप का भार है। तो दो चीजों का उपयोग किया, इस प्रॉपर्टी का उपयोग किया इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रॉपर्टी का उपयोग किया इस क्वेश्चन के लिए। और बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल स्क्वायर करके माइनस कर देने से ये रिलेशन हमको मिल जाता है, और आसानी से आप इसमें 5-8 नंबर प्राप्त कर लेते हो। कई बार पूछा जा चुका है यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में। क्वेश्चन आपको याद करके जाना है ना, ध्यान में रख के जाना है। मैकेनिक्स का पेपर वैसा नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ नियम जान लिए और बस सॉल्व करते चले गए। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अब अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और इसके नए वैरायटी में जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण। ये देखिए क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन स्टूडेंट है, बहुत इजी, अच्छा भी है। इमेजिनेशन आप अच्छे से करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को पहले समझिए। 2L फीट लंबाई की एक डोरी एक ही धरातल पर स्थित दो बिंदुओं से उसके सिरों को बांधकर लटका दी गई है, मतलब कैटनरी बना दिया गया है। तो बिंदु ए और बी से बांध के एक डोरी को बांध के लटका दिया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2L है। 2L है मतलब मध्य बिंदु से इधर L होगा, इधर L होगा। इस प्रकार लटकते भाग का निम्नतम बिंदु दिए गए बिंदुओं के धरातल से 20 फीट नीचे है। इस प्रकार दिए लटकते भाग का जो निम्नतम बिंदु है, ये वाला बिंदु, इन दोनों दिए गए बिंदुओं से कितने दूरी पर है, 20 दूरी पर है, ये दिया है। ठीक, मतलब आपको वो नियता का मान दिया है, उसका सॉरी क्या बोलते हैं, ये स्पान का ये डिस्टेंस, सैग बोलेंगे इसको, सैग का मान दे दिया है यहाँ पर। ठीक, 20 फीट नीचे है, ये दे दिया। सिद्ध कीजिए कि डोरी के किसी बिंदु पर तनाव का क्षैतिज घटक, डोरी के किसी बिंदु पर तनाव का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल पोर्शन इतना होगा, इतना होगा कि W/2B L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां W डोरी के प्रति इकाई लंबाई का भार है। तो प्रश्न पढ़ते समय विजुअलाइजेशन करके कैटनरी का सिचुएशन आपके दिमाग में बनना चाहिए भाई। तो चलिए चित्र को देखते हैं। ACB एक कैटनरी है भाई, जो जिसका निम्नतम बिंदु C ये है। हम जानते हैं कि निम्नतम बिंदु C से इस तरफ जो तनाव बल लगता है वो T नॉट होता है।
इस स्पर्श रेखा के अनुदिश जो तनाव बल लगता है वो टी होता है। यहाँ पर यदि हम लोग बिंदु ए का कोऑर्डिनेट, यहाँ पर इस वाले बिंदु का कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लें, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी y1, ये पूरी दूरी y1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x1, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा। हमको बोल दिया है कि इस D से इस C तक की दूरी B है, प्रश्न में दे दिया है धरातल से B फीट नीचे है, और हम कैटनरी की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि इस कैपिटल C से ओरिजिन O की बीच की दूरी को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करता हूं, जिसको प्राचल या पैरामीटर ऑफ कैटनरी बोलते हैं, जो भी आप जान चुके हैं। और इस स्पर्श रेखा से द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, साइन होता है। अब हमें क्या क्या चीज चाहिए उसे जानते हैं। निलंबन बिंदु ए और बी से बंधी डोरी एसीबी जिसकी लंबाई 2l है, मतलब एक दिशा की लंबाई c से a तक की लंबाई l होगी। अगर पूरी लंबाई 2l है तो यहाँ आधी लंबाई कितनी होगी, l होगी। माना बिंदु ए के निर्देशांक x1 और y1 है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x1 और y1 है। कहां से शुरू करेंगे हम लोग, कैटनरी के कार्तीय समीकरण से। कैटनरी के कार्तीय समीकरण y बराबर c cos हाइपरबोलिक x बटा c होता है का अवमन निकालना है या सैग निकालना है। सैग मतलब ये सैग, ये सैग, ये y ना। तो चूंकि मैंने बोला कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो यहां से यहां तक x1 और यहां से ये पूरा यहां तक y1, ये पूरा y1, और y1 किन दो चीजों से मिलकर बना है, स्मॉल b प्लस c से मिलकर बना है। ये पूरा y1 है ना यहां तक, ठीक है, और वो दो भागों से मिलकर बना है, एक तो b है स्मॉल b और एक है आपका स्मॉल c। तो फाइनली मुझे पता है y1 बराबर b प्लस c है, और मैं ये वाला रिलेशन जानता हूं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, कैटेनरी की प्रॉपर्टी। तो मैं y1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, मतलब चाप, चाप ये पूरा चाप यहां से यहां तक का लेंथ, वो हमारे इस सिचुएशन में ये पूरा कितना है हमारा, l के बराबर है, लेंथ के बराबर, डोरी के लेंथ के बराबर। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि चाप की लंबाई इफेक्टिव हमने एक वन साइडेड लेंथ ले ली। अब समीकरण 1 से यहां पर हम y1 का मान रख सकते हैं, इस समीकरण 1 का स्क्वायर कर लो तो b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर, और y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फाइनली आपने ये पुट कर दिया, इसको एक्सपेंड करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों पक्षों से सी सी कटेगा, तो 2bc इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये एक टर्म मिला आपको। या फिर c का मान अगर मैं निकालूं, यहां से c का मान निकालूं तो एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2b आएगा, ये आएगा, ये c का मान है। अब चूंकि तनाव बल का क्षैतिज घटक हमको पूछा है प्रश्न में, तो क्षैतिज घटक क्या होता है, ये तनाव बल का टी बराबर टी कॉस साइन, ये क्षैतिज घटक है, और टी साइन साइन जो होता है ऊर्ध्वाधर घटक है। मतलब टी कॉस साइन क्या है, निम्नतम बिंदु पर जो तनाव है उसकी मान ज्ञात कर रहे हैं, जो कि टी नॉट के बराबर होता है, जो कि डब्ल्यू सी के बराबर है। ठीक, क्षैतिज घटक किसके, देखो ध्यान समझिएगा ना, हम ये जो डायग्राम है इस तनाव बल का क्षैतिज घटक क्या होता है, टी कॉस साइन होता है। इस तनाव बल का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, टी साइन साइन होता है। हमको पूछा है क्षैतिज घटक के बारे में, तो भाई ये जो क्षैतिज घटक है ये तो इसी को संतुलित करता है ना साम्य अवस्था में, कि टी नॉट बराबर टी कॉस साइन होता है। मतलब क्षैतिज घटक का मान किसके बराबर है, टी नॉट के बराबर है, और टी नॉट किसके बराबर होता है जी, ओमेगा सी के बराबर होता है। रिलेशन पढ़े हम लोग, तो टी नॉट किसके बराबर होता है, ओमेगा सी के बराबर होता है। और सी का मान कहां से पाओगे, अभी हमने निकाला है यहाँ पे कैलकुलेट करके, ये देखिए, तो सी का मान आपने निकाला है, तो टी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2b, या फिर ओमेगा बटे 2b एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस शाब्दिक रूप से इसको क्या बोलूंगा, ये बल का, तनाव बल का क्षैतिज घटक है। और उस प्रश्न में आपको बोला था कि सिद्ध कीजिए कि इस तनाव बल का जो क्षैतिज घटक है वो इतना होगा। ये देखिए इतना ही निकल के आया है आपके लिए। तो इजी है क्वेश्चन, कैटनरी आपने विजुअलाइज किया, उसकी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में है, तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। इस क्वेश्चन को रटिए, याद करिए, कैसा भी करिए, यही चीजें रिपीट होती हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक, तो एक पॉपुलर क्वेश्चन है मीडियम रेंज का, जो ठीक ठाक मार्क्स आपको दे सकता है। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, और वैरायटी में ना, कि ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार करिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। 25 फुट लंबाई की एक समान डोरी को एक ही क्षैतिज में स्थित दो बिंदुओं से इस प्रकार लटकाया गया है कि उसका जो महत्तम मैक्सिमम तनाव जो है
वो बी लंबाई की डोरी के भार से अधिक मत हो। देखिए ध्यान समझिएगा विजुअलाइजेशन, 25 फुट लंबे एक डोरी को आपने इस तरह से लटका दिया है कि उस डोरी में जो मैक्सिमम टेंशन बनेगा वो एक और डोरी जिसका लंबाई बी है उसके वेट से ज्यादा मत हो। तो हमें बताना है कि उसका मैक्सिमम स्पान, उसकी विस्तृति, उसका फैलाव इतना निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक डोरी को इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसमें जो मैक्सिमम टेंशन हो वो किसी डोरी जो बी लंबाई की है उसके भार से ज्यादा उसमें टेंशन बल मत हो। तब की सिचुएशन में हमें बताना है कि इस तरह की डोरी का जो स्पान होगा, जो विस्तृति होगी, जो फैलाव होगी, वो इतना निकल के आएगा। तो ध्यान समझेंगे, फिर से हमने कैटनरी बना दिया, सेम डायग्राम, ये ए x1 y1 ले लिया, ये सी, ये इसको स्मॉल सी बोलते हैं, ये साई1 होता है। ये सेम डायग्राम अब बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। ये टेंशन फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल वाला टी नॉट होता है, इधर काम करता है, वो आपको पता होगा। तो चित्रानुसार एसीबी कैटनरी है जिसका निम्नतम बिंदु सी है, माना कि स्मॉल सी कैटनरी का प्राचल है, तथा बिंदु डी इसकी विस्तृति का मध्य बिंदु है। बिंदु डी जो है इसकी विस्तृति या स्पान का मध्य बिंदु है। एसीबी 25 फुट था, तो जो चाप सीए होगा, चाप ये पूरा यहां से यहां तक का जो चाप सीए होगा वो 25/2 होगा। उसका यूज नहीं है वैसे। हम मान लेते हैं ए पर का निर्देशांक x1 y1 जो पहले मैंने यूज किया था वैसे ही, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है। तो x1 y1 होगा, तो बिंदु ए पर जो तनाव बल T होगा, याद रखेंगे इस बिंदु ए पर जो तनाव बल T काम कर रहा है वो प्रॉपर्टी के आधार पर भार गुणा y के बराबर होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो रिजल्ट हमने निकाला है कि ये वाला जो तनाव बल होता है वो भार गुणा y के बराबर होता है। एकांक लंबाई गुणित आपके भार के बराबर होता है। एकांक लंबाई मतलब y, ये वाला लेंथ, और उसके भार के एकांक द्रव्यमान, यहाँ लंबाई नहीं है जी, द्रव्यमान है। एकांक द्रव्यमान गुणित y के बराबर होता है। तो भाई ये रिजल्ट आप जानते हैं, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने क्या बना कि भाई आपको पता था कि T बराबर WY1 यहाँ के लिए, ये पता था आपको। इस कैटनरी की जो विस्तृति या स्पान अधिकतम तब होगी जब सिरों पर तनाव क्या होगा, अधिकतम होगा। अधिकतम विस्तृति प्राप्त करना है आपको, कैटनरी को अधिकतम फैलाव ऐसा प्राप्त करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि सिरों पर तनाव बल भी ज्यादा से ज्यादा हो। अगर तनाव बल कम रहेगा ना, अगर तनाव बल कम रहेगा तो कैटनरी ऐसे लटकेगी नीचे की ओर, है ना, सॉरी, कैटनरी ऐसे लटकेगी नीचे की ओर, ऐसे लटकेगी ऐसा, और लटकेगी तो फैलाव कम होगा, फैलाव कम होगा उसका, और फैलाव कम होगा तो विस्तृति कम होगा। लेकिन हमको कैसा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विस्तृति चाहिए। ज्यादा से ज्यादा विस्तृति चाहने के लिए हमारे लिए सिचुएशन ये होना चाहिए कि हमारा टेंशन फोर्स भी ज्यादा होना चाहिए। तो फिर हमको क्या प्राप्त होगा, यदि डोरी के प्रति एकांक लंबाई का भार W है, तब प्रश्न के अनुसार हमको बोला है कि उसमें अधिकतम तनाव जो होना चाहिए एक बी लंबाई के डोरी के भार के बराबर होनी चाहिए। तो बी लंबाई और उसका गुणनफल उसका भार, तब तो बी लंबाई का डोरी का भार मिलेगा, तो डब्ल्यू बी के बराबर होना चाहिए। तो सिचुएशन क्या बोलता है, मैक्सिमम तनाव जो टी था, जो WY1 निकाले थे आप, वो इसके बराबर होना चाहिए, WB के बराबर। क्लियर है कि भाई किसी कैटनरी में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो ये मैक्सिमम स्पान है, जो फैलाव है, उसका मान उस एक डोरी जिसका लंबाई b है के भार के तनाव बल के बराबर होना चाहिए। एक दूसरी डोरी, कहने का मतलब जिसका लंबाई b दे दिया है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो तनाव बल T हमारा काम करता था, जो WY1 के बराबर था, वही तनाव बल इस किसी दूसरे डोरी के B और W गुना के बराबर होना चाहिए, भार के बराबर। तो ये WB बराबर WY1। तो फाइनली एक रिलेशन मिला, Y1 इज इक्वल टू B, आपको एक रिलेशन यहाँ से। अब चूंकि जो बल का वर्टिकल घटक होता है T साइन साई, बल का वर्टिकल घटक होता है T साइन साई, वो हमको WS के बराबर होता है। ये रिलेशन हम निकाले हुए हैं, WS के बराबर होता है, ये रिलेशन आप निकाल चुके हो ना, या वर्टिकल घटक WS। ये देखिए ना, S क्या है, इसका चाप है, ये देखिए ये चाप है, ये चाप है, ये S है, और इसका जो भार नीचे की ओर काम करता है ऐसे ग्रेविटी के अनुसार, उसी को क्या बोलते हो आप, WS बोलते हो। और ये किससे संतुलित होता है स्टूडेंट, ये किससे संतुलित होता है, वो जो बल का वर्टिकल घटक होता है, और बल का जो वर्टिकल घटक होगा मतलब ऊपर की ओर लगेगा, वो क्या होता है, T साइन साई होता है। तो T साइन साई बराबर किसके होगा जी, WS के बराबर होगा ना, तभी तो संतुलित है। तो हमको पता है T साइन साई इज इक्वल टू WS होता है, मतलब T का मान आपने निकाला है कितना, WB, और अधिकतम तनाव प्रश्न में बोल दिया है कितना है,
डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू साइन साई वन। आप वन एंगल का नाम दे सकते हैं क्योंकि चित्र में हमने वन दिया होगा ऐसे, ये देखिए साई वन है इसलिए, है ना, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद ये मिल जाएगा ऐसे। तो फाइनली डब्ल्यू एस, तो साइन वन का साइन साई वन का मान एस बटे बी मिल गया, तो टी बराबर डब्ल्यू बी था। अब साइन साई वन का मान एस बटे बी है, तो उसकी सहायता से टेन साइन वन निकाल लीजिए और सेक साइन वन निकाल लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्पान का जो फॉर्मूला है मेरा, उसमें मेरे को मान रखना है, ये है विस्तृति का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में मेरे को टेन साइन वन सेक साइन वन का मान रखना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन साइन वन के हेल्प से टेन साइन वन और सेक साइन वन निकालिए, ठीक बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। भाई लंब बटे कर्ण है, तो आप पाइथागोरस लगा के तीसरा भुजा ऐसा मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा। और हमने प्राचल समीकरण से s बराबर मैं जानता हूं सी टेन साइन वन होता है, नेज समीकरण से। तो यहां से मैं s इज इक्वल टू एस का मान निकाल लूंगा, सी एस इतना, और यहाँ को हल करके c का मान इतना मिल जाएगा, एस कट जाएगा तो c का मान। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को विस्तृति ज्ञात करना है, और विस्तृति का सूत्र होता है x बराबर c log टेन साइन वन प्लस सेक साइन वन। इसमें मान रखूंगा तब तो विस्तृति मिलेगी, और इसको दो गुना कर दूंगा तो पूरा मिल जाएगा, पूरा यहाँ से वहां तक का विस्तृति। और प्रश्न में मेरे को क्या पूछा है, दर्शाइए कि उसकी महत्तम विस्तृति या स्पान इतना है। तो उस फार्मूले में मान रखने के लिए उन चीजों को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो उस फार्मूले में मान रखने के लिए मेरे को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी जी, सी की जरूरत पड़ेगी, टेन साइन वन की जरूरत पड़ेगी, और सेक साइन वन की जरूरत पड़ेगी। तो वही तो निकाला हूँ, टेन साइन वन निकाल लिया, सेक साइन वन निकाल लिया, और सी निकाल लिया। अब इन तीनों चीजों को ले जाके आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। महत्तम विस्तृति मतलब दो गुना 2x1, पूरा यहां से यहां तक ऐसा, ये x1 है और ये डबल कर देंगे तो 2x1 स्पान। तो फॉर्मूला ये था, आपने बस सिर्फ मान रख दिया, c का मान रख दिया, टेन साइन वन का मान रख दिया, सेक साइन वन का मान रख दिया, तो यहाँ से लघुत्तम सेम आ गया। फिर यहाँ से b प्लस एस को आप दो बार रूट में लिख सकते हो एक ठो, और इसको बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हो, ये ऊपर नीचे कटेगा, फिर आपको ऐसा लिख सकते हो। और फाइनली समराइज करने के बाद यहाँ पे जो अंडर रूट था, चूंकि log की पावर 1/2 है, तो log m की पावर n होता है, इसलिए n सामने आ जाएगा, तो वो 1/2 जो पावर था सामने आके इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग ब्रैकेट में b प्लस एस बटे b माइनस एस। तो फाइनली ये वाला टर्म आपका प्रूफ हो गया। ये जो महत्तम विस्तृति थी आपकी इतनी मिली, और वो तो प्रश्न में बोल दिया था कि इतनी होती है, आप प्रूफ करिए। ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मे भी आपको एग्जाम में दिख भी जाए। आई होप कि ये बार बार रिपीट होते हैं और अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए बड़े मार्क्स में आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर मैं जल्दी से इस क्लास को समराइज करूंगा। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांस है कि एग्जाम में दिखेंगे आपको ना, बहुत चांसेस है। एग्जामिनर के पास ज्यादा ऑप्शन मैकेनिक्स में होता नहीं, वो बार बार उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, कई बार आया हुआ है, सिचुएशन सब सेम है। अब मैं डायग्राम एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सेम डायग्राम बना रहा हूँ हर सिचुएशन के लिए। अब तक तो आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए कैटनरी का ये डायग्राम। क्या बोलता है, एल लंबाई का एक समांग चैन समान क्षैतिज रेखा में दो बिंदुओं ए बी पर इस प्रकार लटकाया गया है कि निलंबन बिंदु पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर टेंशन निम्नतम बिंदु पर टेंशन का n गुना है। इस पर जो टेंशन है, इस दो बिंदुओं पर जो टेंशन बल है, वो इसके लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है उसका n गुना है, और बन तो कैटनरी ही रहा है। तो दर्शाइए कि जो विस्तृति स्पान होगी, जो a से b तक का जो विस्तृति होगी, वो इतना निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा। देखिए लॉग आपको दिख गया, अब आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा कि वो टेन साइन सेक साइन वाला फॉर्मूला लगने वाला है इसमें। और ये समथिंग कुछ चीजें बहुत ईजी है, देखिए देखते हैं। जितना सर कैटनरी की लंबाई l है, तो चाप की लंबाई CA की लंबाई l/2 होगी। प्रश्न में दिया है कि तनाव बल T निम्नतम बिंदु पर तनाव बल का n गुना है, लिखा है प्रश्न में। तो तनाव बल T मतलब कौन सा, जो इधर काम करता है डायग्राम में, ये वाला बल यहाँ पे काम करने वाले बल के नीचे की ओर काम करने वाले बल का n गुना है। मतलब T बराबर n गुना T नॉट, ये वाले तनाव बल के T बराबर n गुना T नॉट। ठीक, और मैं जानता हूं कि T नॉट जो होता है, ये अपना एक समीकरण, मैं जो जानता हूं कि जो T नॉट होता है वो बल का क्षैतिज घटक होता है, तो T cos साइन होता है उसका मान। इसको यहाँ ले जाके रख दोगे तो T कट जाएगा, तो फाइनली 1 इज इक्वल टू n cos साइन। तो फाइनली n का मान cos यहाँ पे जाएगा, 1 अपॉन cos साइन लिखोगे, जिसको सेक साइन 1 लिख लोगे, तो n का मान आपको मिल गया सेक साइन 1। तो उस पर्टिकुलर स्पान के फॉर्मूले में रखने के लिए सेक साइन 1 मिल गया, सेक साइन 1 इज इक्वल टू मिल गया, तो टेन साइन 1 निकाल लोगे जी, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का मान पता है आपको, तो टेन साइन 1 मिल गया। और नेज समीकरण से s बराबर c टेन साइन 1 होता है, तो टेन साइन 1 मेरे को पता है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1,
तो यहाँ से, और एस का मान मेरे को पता है L/2 आधा, चाप का मान कितना था, हाफ, यहाँ पर ये देखिए L का हाफ, ये चाप है, S का मान है ये, तो वो रख लिए, तो आपको वहां से C का मान मिल गया। अब फिर से स्पान के क्वेश्चन में मैक्सिमम इस विस्तृति के फॉर्मूले में रखने के लिए हम 2x करेंगे, तो 2 इंटू सी लॉग 10 प्लस 6 ये भी निकाल लिया आपने, ये भी प्राप्त कर लिया आपने, और इस नेट समीकरण से सी का मान भी निकाल लिया आपने। तीनों चीजों को रख दीजिए स्टूडेंट यहाँ पर, ये 2 कट जाएगा, L/n² - 1 log n plus √n² - 1, that's your result, the maximum span और विस्तृति of this situation category। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी आसानी से आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं इस क्लास को रिवाइज करता हूँ। ये यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज था, मैंने उसमें से उठाया है आपके लिए कैटनरी, क्योंकि ये स्कोरिंग है, इसको आसानी से स्कोर किया जा सकता है। बाकी साम्यावस्था या जो ये वाला टॉपिक है आपका, वो आपको टफ पड़ता है ना, तो उसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा। हमने उसी तरीके से इसको सॉल्व किया है। देखिए मैकेनिक्स के यूनिट 2 में 3 चैप्टर हैं, वर्चुअल वर्क, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और कैटनरी। तो कैटनरी आज पूरा हमने कंप्लीट किया है अपनी ओर से, जिसमें हम लोगों ने जाना कैटनरी का नैज समीकरण, सबसे पहला उसका परिभाषा क्या होता है उसके बारे में जाना, कैटनरी का कार्तीय समीकरण क्या होता है उसके बारे में जाना, ठीक है। ये नैज समीकरण हमने डिराइव किया जो कि ये वाला है, S = C tan psi। उसके बाद हम लोगों ने कार्तीय समीकरण डिराइव किया जो कि ये वाला है, Y = C cos हाइपरबोलिक x/c। उसके बाद हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पद, किसको आप वर्टेक्स बोलोगे, डायरेक्ट्रिक्स बोलोगे, स्पान बोलोगे, विस्तृति बोलोगे, सैग बोलोगे, ये सब चीज जाना। फिर हम लोगों ने जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैटनरी जाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए रिलेशंस को भी पूछता है, और उसके महत्वपूर्ण जो रिलेशन निकल के आए हैं उसको रिमेंबर करके चलना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक ये स्पान का इक्वेशन रहा, ये वाला भार और तनाव बल से रिलेटेड रिलेशन रहा, ठीक, इस चीज को जाना। और फिर महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको कैटनरी के सिचुएशन को, पद्धति को समझाने की कोशिश की गई। इन चारों क्वेश्चन को कम से कम आप पूरा तरीके से कई बार बना बना के याद कर लीजिए। मेरे पूरी तरह उम्मीद है कि ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन दिख ही जाएगा आपको, और बड़े मार्क्स में आएगा, 8-10 नंबर में मिलेगा, तो आसानी से आप कर सकते हैं। ये मैकेनिक्स थोड़ा सा रटने जैसा रहता है, बट बहुत हेवी नहीं है ये कैटनरी वाला टॉपिक, इसको कंप्लीट करेंगे आसानी से आप अपने इस यूनिट नंबर 2 से बहुत ठीक ठाक 10-12 नंबर खींच लोगे, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहीं तक एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास 3rd यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कलेक्ट करके, जो आपके रेंज में हो, जो लेंदी ना हो, और हम आसानी से स्कोर कर सकें, ऐसे टॉपिक को लेते हुए फिर अपन और अगले वीडियो को प्लान करते हैं। उसको फिर आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, आप लोगों के रिस्पॉन्स के आधार पर फिर उसको आप लोगों को डिलीवर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने नए क्लास में, तब तक के लिए हो गए, थैंक यू।